ठीक है, शुरू करें। नमस्कार दोस्तों, मैं संजीव पोसवाल अपने चैनल द लर्निंग अड्डा में आपका स्वागत करता हूँ। ठीक है, हमारा का ये अड्डा। ठीक, अभी टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से हम लोग आपसे जुड़ाव नहीं कर पाए। पहले भी मैंने आपसे कहा था कि इस चैनल को एक परिवार की तरह बनाना है हमें, और इस परिवार को हमें आगे ले जाना है। और आगे ले जाना है कि लोग ये कहें कि हाँ भी एक बहुत बड़ा अच्छा परिवार है और ये अच्छा परिवार अच्छे लोगों के लिए अच्छा कार्य कर रहा है। आप लोगों ने प्यार दिया, जिससे लगातार मेरे चैनल पे व्यूज बढ़ रहे हैं, और मैं चाहता हूं कि आप इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और लोगों तक अच्छी अच्छी जानकारी को पहुंचाएं। आज जो टॉपिक है हमारा संविधान का टॉपिक है। इससे पहले मैं आप लोगों को इसकी 7 क्लास पढ़ा चुका हूं। ठीक है, इससे पहले अभी जो हमने क्लास पे डिस्कस किया था वो आर्टिकल लेकर 1 से लेकर 4 तक की बात की थी। आर्टिकल 1 to 4, आर्टिकल 1 to 4 की बात करी थी, जिसमें आर्टिकल में आता संघ तथा राज्य क्षेत्र। उसी में हमने एक चीज कर ली थी, क्या था वो, राज्यों का पुनर्गठन। और आशा करता हूं आप लोगों ने वो याद भी कर लिया होगा, कब कब कौन से राज्य बने। पंजाब हरियाणा कब अलग हुआ, गुजरात महाराष्ट्र से कब अलग हुआ, आंध्र प्रदेश पहला ही राज्य क्यों बना भाषाई आधार पर। ये सारी चर्चाएं हम कर चुके थे। आज हमारा नया टॉपिक है आर्टिकल 5 से लेकर 11, और इस भाग का नाम है भाग 2। ये देखो, ये लिखा हुआ भाग 2। इसका मतलब पहला भाग हम आराम से पढ़ चुके हैं। इसी तरीके हमें एक एक भाग आना और 22 के 22 भाग हमें पढ़ने हैं। और कोशिश करूंगा कि इस भाग में से ना तो कोई आर्टिकल छूटेगा, ना कोई काम की चीज छूटेगी, और कुछ नई ना नई सी चीजें आपको मिलती रहेंगी। ठीक है, चलो हम करते हैं। नागरिकता। नागरिकता है क्या चीज, पहले तो ये बात करें। सिटीजनशिप, सिटीजनशिप, मैं भारत का नागरिक हूं या किसी भी देश के नागरिक हैं। हर देश में हर किसी में नागरिकता के लिए अलग अलग प्रावधान किए गए हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हम बात करें, जैसे भारत है, भारत की कंडीशन क्या है, इंडिया की कंडीशन ये है कि इंडिया में एकल नागरिकता है। एकल नागरिकता, इसके साथ में हम एक बड़ा अच्छा सा नाम ले लेते हैं, यूएसए। यूएसए के साथ ही कंपेयर करते हैं हर किसी से, क्योंकि जब वो बड़ा आदमी हो जाता है तो हर कोई बड़े आदमी की तरह बनना चाहता है। ठीक है, यूएसए मोस्ट पावरफुल कंट्री है। मैं आप लोगों को एक छोटी सी बात बता देता हूँ, बड़ा अच्छा सा लगेगा आपको सुन के। इस समय 30 ट्रिलियन इकोनॉमी है इसकी, हमें यूएसए की। और भारत जो कि अपने आप को चौथे नंबर की विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, और उसकी 4.1 है, 4.1 के आसपास ट्रिलियन चल रही है। तो आप इसी चीज से कंपेयर कर सकते हैं यूएसए में और हम में कितना बड़ा अंतर है। अभी 26 ट्रिलियन हमें वहां तक पहुंचना है। हालांकि भारत बढ़ता हुआ विकासशील देश है जो आने वाले समय में विकसित होना है। ठीक है, और आने वाले में भारत जो है पूरा विश्व गुरु बनकर पूरे विश्व पे लीड करेगा। ये बिल्कुल सच्चाई है। ठीक है, और इस सच्चाई से विमुख भी नहीं हो सकते। लेकिन हम बात करते हैं, चलो ये टॉपिक अलग है, ये टॉपिक अलग है, किसी दिन इकोनॉमिक्स में बात करेंगे कि और किस तरीके का टॉपिक आएगा तब बात करेंगे। यूएसए, यूएसए से हम कंपेयर करते हैं। यूएसए में डुअल सिटीजनशिप है, जिसको कहते हैं हिंदी में दोहरी नागरिकता। दोनों में अंतर क्या होता है, क्योंकि आज टॉपिक हमारा सिटीजनशिप है। एक क्या होती है, जो जैसे मान लीजिए भारत है, या छोटा सा भारत बना ले, ये बना लिया हमने। ठीक है, ये भारत बना लिया। भारत में टोटल 28 राज्य हैं, 28 राज्य हैं। 28 राज्यों की नागरिकता भी और भारत की नागरिकता भी एक ही होगी। इसका मतलब राज्य की अपनी कोई नागरिकता नहीं होगी, उसको हम सिंगल सिटीजनशिप कहते हैं, एकल नागरिकता। और एकल नागरिकता का प्रावधान हमने कहां से लिया है, ब्रिटेन से लिया है, क्योंकि ब्रिटेन में भी एकल नागरिकता है। दोहरी नागरिकता है यूएसए में। यूएसए का मतलब यह है कि यूएसए में 50 देश हैं, 50 के 51 हो गए अब तो, 51 कंट्री है अमेरिका में। इस 51 स्टेट है, राज्य है। इन 51 स्टेट की बात करें तो 51 स्टेट की अलग नागरिकता है और यूएसए की अलग नागरिकता है। इसका मतलब अगर इंटरनेशनल लेवल पर वो बात करेंगे तो बात करेंगे कि साहब हम यूएसए के नागरिक हैं, और अगर वो जो है क्या कहते हैं नीचे बात करेंगे, राज्य के लेवल पर बात करेंगे, तो फिर वो राज्य के नागरिक कहलाएंगे। तो दोनों चीजों में अंतर जानेंगे। भारत में एक नागरिकता। अब हम बात करते हैं नागरिकता के अनुच्छेदों के बारे में। पहले तो हम बात करते हैं नागरिकता मिलती कैसे कैसे। ठीक, ये देखो, ये रहा, बहुत बढ़िया। एकल नागरिकता, ये लिख 5 से 11 भारत भाग 2।
थोड़ा गलत लिख गया है, ठीक है। आर्टिकल 5 से 11 एकल नागरिकता। नागरिकता मिलती कैसे कैसे? पहला लाइन बहुत अच्छे से याद करना, मेरे से रिपीट करना। रिपीट में सबसे पहली लाइन है जन्म। जो भी व्यक्ति जन्म लिया है, जिस व्यक्ति ने भी जन्म लिया है जिस देश में, वो वहां का नागरिक होगा, ठीक है। जैसे मैं हूं, मैं भारत में जन्मा हूं तो भारत में जन्म लेते ही भारत का नागरिक हो जाऊंगा, ठीक है। इसमें कई सारी कंडीशन होती हैं। इसमें कंडीशन नंबर 1 एक है। अब ऐसे समझ लो, एक मान लो दूसरे देश का राजनयिक है। राजनयिक को जानते हो कौन होते हैं? राजनयिक क्या होते हैं? अम्बेसडर। जैसे मान लो कहां पर जो आईएफएस बनते हैं, इंडियन फॉरेन सर्विसेज से भारत से भेजे जाते हैं, ऐसे ही भारत में अन्य देशों के दूत, दूत कह लो सीधी बात। अगर मान लो कोई दूत है, क्योंकि उसके बच्चे कहाँ रह रहे हैं, पूरी फैमिली कहाँ रह रही है, भारत में रह रही है, तो जाहिर सी बात है वो पैदा भी भारत में हुए होंगे या किसी भी देश में पैदा हुए होंगे। भारत की बात कर रहे हैं हम, भारत में जब पैदा हुए होंगे तो वो दूत जो है उसके बच्चे क्या भारत के नागरिक होंगे? नहीं, इन पे ये कंडीशन लागू नहीं होती। वो उसी देश के नागरिक होंगे जिस देश का वो दूत है। पहली बात। दूसरी चीज, मान लो कोई पर्यटक भारत में घूमने आ गया है। अब घूमते घूमते जो है इस समय उसकी कंडीशन चल रही थी कि उसके बच्चा पैदा हो जाता भारत में, तो क्या भारत का नागरिक माना जाएगा? नहीं, भारत का नागरिक नहीं माना जाएगा। तो एक तो नागरिकता होती है जन्म से, बाय बर्थ। बाय बर्थ होती है कि आप भारत के नागरिक हो। किस 2 कंडीशन मैंने आपको बता दी, ठीक, जन्म से होती है। दूसरी बात करें, दूसरी होती है वंशानुगत। अगर किसी भी व्यक्ति का माता पिता, दादा दादी में से कोई एक भारत का नागरिक है तो उसको भी भारत की नागरिकता मिल सकती है, ठीक। आगे हम बात करेंगे कैसे कैसे, ठीक। और उसके बाद हम बात करें तो एक रजिस्ट्रेशन के द्वारा नागरिकता मिलती है, और एक जो है कि कोई दूसरे देश के किसी भी एक क्षेत्र पर अगर हम कब्जा कर लें तो वहां पर नागरिक बन सकते हैं। भारत का नागरिक होना के बाद जो हमें अधिकार प्राप्त है वो हम बात करते हैं, कौन कौन से। समस्या क्या है कि हम लोग ये जान लेते हैं कि भारत के नागरिक है तो सभी अधिकार भारत के नागरिक को मिलते हैं, लेकिन कोई विदेशी अगर आता है तो उसको वो अधिकार नहीं मिलते हैं। जैसे हम बात करें, हम भारत की नागरिकता की स्पेशल विशेषता है भाई, क्या विशेषता है? ये देखो, ये लिखा है सिविल और राजनीतिक सारे अधिकार मिलते हैं हमें जब हम भारत के नागरिक हैं। दूसरी चीज, ये अनुच्छेद क्या है? ये अनुच्छेद को याद करेंगे, 12 से 35 के बीच में पढ़ेंगे। फंडामेंटल राइट्स हैं हमारे, मूल अधिकार हैं। और मूल अधिकारों के बारे में अगर हम बात करेंगे तो मूल अधिकारों में आर्टिकल 15, आर्टिकल 16, आर्टिकल 19 और आर्टिकल 29 और आर्टिकल 30, ये अगला टॉपिक हमारा यही रहेगा। फिर भी मैं तुम लोगों को थोड़ा सा काम दे देता हूं कि आप लोगों को ये आर्टिकल कमेंट्स बॉक्स में लिखने हैं, कौन से आर्टिकल में क्या बात लिखी हुई है। ये सिर्फ भारत के नागरिकों को प्राप्त है, इसका मतलब विदेशियों को ये प्राप्त नहीं होंगे। एक छोटा सा एग्जांपल बता दूं, इसमें लिखा हुआ है स्वतंत्रताएं। कितनी स्वतंत्रताएं? 6 स्वतंत्रताएं हैं। 6 स्वतंत्रताएं हमें मिली हुई हैं, उनके बारे में बात करेंगे अगले उसमें। उन 6 स्वतंत्रताएं सिर्फ भारत के नागरिकों को प्राप्त है, विदेशी नागरिकों को वो प्राप्त नहीं है, ठीक। आर्टिकल 15 बताना बहुत इंपॉर्टेंट है, आर्टिकल 19 बताना बहुत इंपॉर्टेंट है, आर्टिकल 29 बताना बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक मूवी भी आई थी आर्टिकल 15 के नाम से, कुछ लोगों ने देखी भी होगी, बहुत अच्छी मूवी है, आप चाहो तो आप भी देख सकते हो। किस तरीके से समानता की बात करते हैं, ठीक। मतदान करने का अधिकार मिलता है। एक क्वेश्चन और बता देते हैं यही साथ में, 61वें, पहले भी पूछा है मैंने, 61वें संविधान संशोधन, बिल्कुल क्लियर याद रखेंगे, 61वें संविधान संशोधन से वोटिंग राइट मिल जाता है, वोट डालने का अधिकार। किसको? वोट अधिकार 18 कौन से आर्टिकल में मिला है, कौन से संशोधन मिला है? 18 साल का व्यक्ति वोट डाल सकता है। ये हमें किससे मिला है? 61वें संविधान संशोधन से मिला है, इसको याद रख लेंगे हम, ठीक। आगे बात करते हैं, चुनाव लड़ने का अधिकार, जाहिर सी बात मिल ही जाएगा। भारत के राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, न्यायाधीश, राज्यपाल भी बन सकते हैं, आईएएस बन सकते हैं, ठीक है। बहुत सारी चीजों में नागरिक की बन सकते हैं। राष्ट्रगान, ठीक। अब बात करते हैं आर्टिकल की। आर्टिकल क्या है? आर्टिकल अनुच्छेद 5, मैंने पहले बताया था कि बाय बर्थ। आर्टिकल 5 क्या कहता है कि जो भी व्यक्ति जन्म से जन्मा है वो भारत का नागरिक होगा अगर उसका भारत में जन्म हुआ हो। ये देखो, ये बात लिखी है, ठीक। अब उसमें दूसरी बात है, उसके माता पिता में से कोई एक भारत में जन्म हुआ हो, संविधान लागू होने से 5 वर्ष पहले भारत में रह रहे हो, अपने भारत के नागरिक होगा।
ये 3 बातें इसके अंदर लिखी और तीनों इंपॉर्टेंट बातें हैं। पहली बात तो है कि भारत का नागरिक हो जाएगा, दूसरी उसके माता पिता, मैंने बताया था माता पिता दादा दादी में से कोई एक भारत का नागरिक है तो वो भी जो है क्या कहते हैं क्या हो जाएगा, क्या नाम है, भारत का नागरिक हो जाएगा। उससे पहले बात करेंगे संविधान। संविधान कब बना हमारा? 1949 में बना, मैं पहले ही बात कर चुका हूँ। लागू कब हुआ? 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। और 1950 को जो संविधान लागू हुआ तो उसके बाद जो है क्या कहते हैं भारत में के बाद जो 5 साल रह रहा हो उससे पहले तो वो क्या होगा, भारत का नागरिक होगा। अनुच्छेद 5 कहता है, रट लेंगे इसको, ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये आएगा, क्वेश्चन आता है आर्टिकल 5 से। आगे बात करते हैं अनुच्छेद 6। ये उन पाकिस्तान वालों के लिए है, जब भारत आजाद हुआ था तो दो भागों में बटा था, एक हिंदुस्तान और एक पाकिस्तान, ये उसके लिए है। कोई पाकिस्तान से, बड़ा सिंपल लैंग्वेज में लिखने की कोशिश की है क्योंकि बहुत टिपिकल भाषा में लिखा हुआ है, इसीलिए इसको सिंपल बनाने की कोशिश की है। ऐसा कुछ ना है कि ऐसा मत समझना कि बिल्कुल ही हलवा है, ये काम की चीजें हैं, ठीक है। कोई पाकिस्तान से भारत आया हो तब भारत में नागरिकता को पाने की शर्त, इस आर्टिकल में पाकिस्तान की चर्चा है 6 में। उसके माता पिता या दादा दादी से का जन्म भारत में हुआ, यही मैं कह रहा था वंशानुगत, मतलब वंशानुगत है, वंश आधार पे, इसका मतलब इनका वंश चला आ रहा था भारत में, तो आएगा नागरिकता प्राप्त करने के लिए वंशानुगत भी एक बात है। तो कोई व्यक्ति माता पिता दादा दादी अविभाजित भारत, अविभाजित का मतलब जब भारत से पाकिस्तान आजाद मतलब अलग नहीं हुआ था तब की बात करते हैं, या निम्न में से कोई शर्त, ये इंपॉर्टेंट है। 19 जुलाई 1948 से पहले भारत आ गया हो, यदि 19 जुलाई 1948 के बाद या उस दिन भारत आता है तो भारत के 6 महीने रहेंगे और फिर उसे रजिस्ट्रेशन से, इसका मतलब ये इंपॉर्टेंट है कि पहले 6 महीने रहो फिर रजिस्ट्रेशन से। ये बातें थोड़ी सी अलग भी हो गई हैं, लेकिन अगर हम बात करें तो इनकी बात करेंगे अभी सीए की, तब इसके बारे में और समझाएंगे। लेकिन बहरहाल बात ये करें कि वंशानुगत हो गया दूसरा आर्टिकल। फिर आते हैं हम 6 से 5 से लेकर आगे चलते हैं अगले आर्टिकल पे। अगला आर्टिकल हमारा ये, ठीक है, आर्टिकल 7, यहाँ लिखो, देखो ये भी पाकिस्तान संबंधित है, ठीक। ये एक बार ऐसा हुआ गया था कि जब भारत जो है पाकिस्तान 14 अगस्त को आजाद करा माना गया और भारत 15 अगस्त को आजाद माना गया। पाकिस्तान ने बड़ा खुश होकर कहा कि बोला हम तो एक दिन पहले हुए, तो इससे कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा। कितना गया है, बहुत पिछड़ गया। आज स्थिति यह है कि पाकिस्तान दर-दर पे IMF से वर्ल्ड बैंक से कर्जा मांग रहा, उसके बाद भी जो है उसके पूरे नहीं होने। तो भारत से अपने आप को गर्व महसूस कराता है कि हम एक मिनट पहले हो गए या कुछ पहले हो गए थे 14 अगस्त की। तो ये कहते हैं हम 14 अगस्त को ये स्वतंत्रता दिवस मनाता, 15 अगस्त को हम अपना स्वतंत्रता दिवस मनाते, ठीक है। आगे बात करें हम इसके बारे में, तो हुआ क्या था जब भारत, गदर मूवी भी बनी है इस पे, विभाजन पे, मैंने बताया था। उससे पहले 1946 में डायरेक्ट एक्शन डे मनाया था मोहम्मद अली जिन्ना ने, तो वहां पर जो है हिंदू भारत की तरफ आए और मुस्लिम पाकिस्तान की तरफ गए, तो वहां पर झगड़े हुए थे, ठीक है। अगर हम बात करें तो हुआ क्या था कि उस समय में कुछ लोगों का बड़ा असमंजस रहा, पहले पाकिस्तान चले गए, फिर पाकिस्तान से भारत आए, फिर भारत से फिर पाकिस्तान चले गए, तो बड़ी चीजें रही। तो उसको सुधारने के लिए उसकी चर्चा की गई। वो चर्चा किया गया 1 मार्च 1947 के बाद पाकिस्तान में चला गया हो लेकिन फिर वापस आ गया हो, उसका क्या करेंगे हम, नागरिकता ना दे क्या, जबकि उसके दादा दादा माता पिता सारा कुछ तो यही था। तो उसके बाद उसने 6 महीने में क्या कराया, रजिस्ट्रेशन करवाए और उसके बाद नागरिकता मिल सकती है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आगे बात करें, आगे उस पर चलते हैं बिंदु पे। तो यहां तक तो समझ में आ रहा होगा और आगे बात करते हैं हम। अब बात करते हैं आर्टिकल 8 की, ठीक है। अनुच्छेदों पे ज्यादा जोर देना नहीं है, जिन अनुच्छेदों को मैं इंपॉर्टेंट लिखवाऊंगा वो बात करनी है। नागरिकता के अनुच्छेद इतने इंपॉर्टेंट नहीं है कि इससे डायरेक्ट आर्टिकल 5 जरूर पूछा जाता है, तो लेकिन फिर भी आप एक चीज है, आर्टिकल 8 क्या कहता है, उसके माता पिता या दादा दादी भारत में पैदा हुए हों और एक रजिस्ट्रेशन के थ्रू, ये बहुत लंबी बात हो गई। कोई भारतीय व्यक्ति किसी दूसरे की नागरिकता का स्वीकार कर लेता है तब भी उसकी नागरिकता समाप्त हो जाती है, ये आर्टिकल 9 कहता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं स्वेच्छा से चला जाऊं और किसी और देश की नागरिकता को स्वीकार कर लूं, चल चुका है कि वहां के महिला या पुरुष से शादी कर लो और वहां के नागरिक बन जाओ। लोग कनाडा बहुत भागते हैं हमारे यहाँ से, हैं कनाडा भाग जाते हैं, यूएसए भाग जाते हैं, ये सारी चीजें होती हैं। तो ये वाली चीज याद रखना, यहाँ पर लिखा है कोई भी भारतीय व्यक्ति दूसरे की नागरिकता को स्वीकार कर लेता है, तो ठीक है। आगे बात करते हैं हम नेक्स्ट पे, 9, ये 2, 10 और 11 बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक। 10 और 11, ये प्रत्येक व्यक्ति जो भारत का नागरिक है या संसद को कानून बनाती है तब उन पर लागू होगा। दूसरी बात करते हैं हम, दोनों को समझा देंगे। संसद को अधिकार है कि नागरिकता संबंधी कोई भी कानून बना सकती है,
ये क्लियर समझ लो कि भारत में कानून बनाने का काम सिर्फ और सिर्फ संसद को। मैंने पहले भी समझाया था, दोबारा समझा देता हूं। तीन चीजें हैं, एक तो लेजिस्लेचर है जिसको कहते हैं, सीधे शब्दों में बात करें, या इसको कह सकते हैं विधानमंडल भी कह सकते हैं, राज्यसभा दोनों होते हैं। इसका कानून बनाना, इसी को हम, ठीक। दूसरी मैंने बताई थी कार्यपालिका, एग्जीक्यूशन पावर। कार्यपालिका क्या होती है, मतलब यही सरकार है, ये मंत्री होते हैं। और तीसरी मैंने बताई थी न्यायपालिका। ये तीनों के अलग अलग काम है। मैंने बताया था कि इसका विधायिका का काम है कानून बनाना, इसका काम है कानून को चलाना, और इसका काम है कानून की संरक्षा करना। न्यायपालिका का इसका काम है कानून करना। अगर हम बात करें, संसद को अधिकार है कि नागरिकता से संबंधित कोई भी कानून बना सकती है, तो वो प्रत्येक भारतीय पर लागू होगा। जैसे कि सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट CAA 2019 में आया था, जिसका विरोध पुरजोर विरोध किया गया था, वो बात याद करेंगे इसमें। ठीक, इसमें एक लाइन और है, वो बाद में एक चीज और याद रखना। अगर कोई देश, व्यक्ति, भारत किसी दूसरे देश, दूसरे किसी क्षेत्र पर कब्जा कर लेता है, ऐसा भारत की मंशा नहीं है कभी भी। भारत बड़ा बुद्ध और क्या कहते हैं, बड़ा सौहार्दपूर्ण देश रहा है, तो तब भी वहां के नागरिक भी स्वतः ही भारत के नागरिक हो जाएंगे। ठीक, अब आते हैं मेन पॉइंट पे, जो मेन पॉइंट हमें पढ़ाना है। ठीक है, इसमें आर्टिकल 5 ही इंपॉर्टेंट है, आर्टिकल 5 को आप अच्छे से याद कर लेंगे। ये देखो, नागरिकता संशोधन अधिनियम। ठीक, इससे पहले जो सबसे पहला अधिनियम हुआ था, ये देखो लिख देता हूं, ये क्वेश्चन आएगा कि सबसे पहले जो है क्या कहते हैं, ये रहा, हाँ मैं ये मैं कर, इंपॉर्टेंट है ये। भारत का संविधान 1905 में लागू हुआ, और उसके तुरंत 5 साल बाद एक संशोधन किया। तो ये इंपॉर्टेंट है कि पहला संशोधन कब हुआ, 1955 को, नागरिकता संबंधित। फिर 1986 को दूसरा, 1992 को तीसरा, 2003 में चौथा, 2005 में पांचवा, 2006 में 2015 में छठा, और 2019 में सातवां। तो टोटल 7 हुए हैं। ये क्वेश्चन भी आ सकता है, अलग से क्वेश्चन पूछने लगा तो ये जरूर पूछेगा कि कितने संविधान, कितने भी नागरिकता अमेंडमेंट आए हैं। अमेंडमेंट का मतलब नागरिकता संशोधन अधिनियम आए हैं। ठीक, इसको क्लियर करके याद रख लेना ये बात। ठीक, नेक्स्ट टाइम पे हम नेक्स्ट पे बात करते हैं, अगले पे। अगला टॉपिक है हमारा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, जिसकी वजह से बवाल हुआ था। ये है क्या, असल में ऐसा हुआ था, मैं आपको बताता हूं। CAA, सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट। ठीक है, ये तो क्लियर पता होगा कि एक्ट क्या होते हैं, प्रपोजल क्या होते हैं, कौन पास करता है। तो इसको कहां से पास किया गया था, संशोधन संसद से था। और इसके आते खलबली सी मच गई है। देखो, ये तो क्लियर समझ लो, हर आदमी को जो है क्या कहते हैं, आगे बढ़ना, हर आदमी को लीडर का रोल निभाना है। कुछ लोग गुमराह करके बढ़ाते हैं, कुछ लोग सच्चाई करके बताते हैं, लेकिन सच्चाई बताने वाले बहुत कम लोग हैं, इसीलिए लोग गुमराह हो जाते हैं। इसलिए मैं तो मानना यह है कि आप लोग गुमराह होने से बचें, और जो सच है उसके बारे में ही हम जो है क्या कहते हैं बात करें। ठीक है, जैसे हम बात कर रहे थे CAA के बारे में, सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट। हाँ, इसके बारे में बात कर रहे थे, सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट। तो इसलिए गुमराह होने से बचो, और सिर्फ एक चीज को ध्यान रखो, अपनी बुद्धि और विवेक का प्रयोग करो, और लोग बुद्धि और विवेक का प्रयोग नहीं कर पाते हैं। ठीक है, हम बात करते हैं इसके बारे में। इसका कहीं भी उद्देश्य ये नहीं था कि भारत से किसी को बाहर निकाला जा रहा है, लेकिन इसी को लोगों को इसी चीज को बता बता के गुमराह किया, और बहुत बड़ा इसका क्या कहते हैं विरोध हुआ था, लेकिन उसके बाद भी ये पास हुआ और आज ये लागू है। ठीक है, इसको वापस नहीं लिया गया था, सुप्रीम कोर्ट तक की इसमें सुनवाई हुई थी। ठीक है, एक इंपॉर्टेंट फैक्ट यहां पर लिखा है, 3 देश, सिर्फ 2019 में हुआ, सिर्फ 3 देशों के लिए लागू होता, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश। ये 3 देश हैं, ये तीनों देश हमारे पड़ोसी देश हैं, और इन तीनों देशों में एक सिमिलरिटी है, जो समानता है, वो ये धार्मिक कंट्री है। अब एक नया जन्म और दे दिया मैंने बात को, तुम पूछोगे धार्मिक क्या है, धार्मिक कंट्री क्या होते हैं। भारत पंथनिरपेक्ष देश है। मैंने पहले ही बताया था, पंथनिरपेक्ष और धर्मनिरपेक्ष में अंतर होता है। लोग धर्मनिरपेक्ष और पंथनिरपेक्ष को एक ही बात समझते लगते हैं, लेकिन धर्मनिरपेक्षता का अर्थ अलग है, पंथनिरपेक्षता का अलग है। पंथनिरपेक्षता जो होती है
वो होती है किसी भी पंथ को ना मानना। पंथ मतलब समुदाय को ना मानना, समुदाय मतलब धर्म से जोड़ लेते हैं। भारत सरकार का या भारत का अपना कोई धर्म नहीं होगा और सभी धर्मों का बराबर आदर करेगा। इसका मतलब सबको एक साथ रहने की आजादी है। लेकिन हुआ क्या? हुआ यहां पर बड़ा अजीब कहानी हुई। जब भारत पाकिस्तान बन रहा था 1947 में, जब पाकिस्तान का संविधान बना, तो ये तो पता ही है पाकिस्तान के जन्मदाता कौन कहे जाते हैं? कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना, जिन्होंने पाकिस्तान को जो है क्या कहते हैं हवा दी पाकिस्तान की मांग को, और लास्ट तक मांग करते रहे, दंगे भी कराए, और कुल मिलाकर पाकिस्तान उनके पल्ले पड़ गया। सब पाकिस्तान ले गए वो साहब, हिंदुस्तान में निकाल के। अब हिंदुस्तान में निकाल के तो ले गए, अब हुआ क्या कि एक बिपिन चंद्रा है, बहुत अच्छे राइटर हैं इतिहास के, उनसे अच्छी किताब इतिहास की नहीं लिखी किसी ने, मॉडर्न इंडिया आधुनिक भारत। उसमें एक लाइन लिखी है, बहुत बढ़िया लाइन है, वो ये लिखी है कि जब संविधान बनना था पाकिस्तान का, तो मोहम्मद अली जिन्ना ने कहा कि बोले देखो भाई, क्योंकि देखो ब्रॉड माइंडेड थे, सोच अच्छी थी, लेकिन वो एक धर्म के प्रति पहले, सबसे पहले क्या कहते हैं, इनका जिन्ना का मानना था हिंदू और मुस्लिम भारत की दो आंखें हैं, मतलब ये तक सोच थी उनकी। लेकिन धीरे 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 जैसे जैसे कांग्रेस को हैवी होते देखा, तो उन्होंने देखा कि मुस्लिमों को कहीं पिछड़ ना जाए, तो फिर वो पाकिस्तान की मांग करने लगे थे। ठीक है, तो पाकिस्तान में जब संविधान बन रहा था, तो मोहम्मद अली जिन्ना ने कहा देखो भाई, अब हमने देश बना लिया, अब देश बना लिया, इसमें हिंदू हैं, ठीक है, लगभग 17-18% हिंदू भी थे। तो बोले हिंदू, क्योंकि वो जो व्यापार कर रहे थे वो लोग गाय नहीं थे, तो उन्होंने ये कहा कि अब एक काम करो, इस देश को पंथ निरपेक्ष बना लो। लेकिन वही लोगों ने विरोध कर दिया, बोले देखो जिसकी वजह से हमने आजाद कराया मुस्लिम करते, अब तुम उसे पंथ निरपेक्ष बना रहे हो, तो हमें फायदा क्या हुआ? इसीलिए पाकिस्तान जो है क्या कहते हैं, पंथ निरपेक्ष शुरू से ही नहीं बना, इस्लामिक कंट्री बना। तो इसके साफ लिखा है, जैसे हमारे भारत के संविधान की प्रस्तावना में लिखा है भारत पंथ निरपेक्ष देश है, तो इसकी स्थापना में लिखा भारत एक इस्लामिक गणराज्य है। ठीक। दूसरा, अफगानिस्तान के बारे में बात करें, अब आने के बाद जो है क्या कहते हैं, तालिबान के चक्कर में फंसा रहा, समीकरण पूरी तरीके से फंसे रहे, आज तालिबान की सरकार भी है, और रशिया और क्या कहते हैं यूएसए के शीत युद्ध के समय में बेचारा फंस के रह गया, और आज उसमें तालिबान सरकार है, तो ये भी धर्मनिरपेक्ष नहीं है। तीसरा ये है बांग्लादेश। बांग्लादेश बहुत बढ़िया है, ये 1971 में हमारी देन थी, पाकिस्तान से छीन के हमने दिया था। इसके पास बांग्लादेश के पिता, उनका नाम है शेख मुजीबुर रहमान, ठीक, जिसको बांग्लादेश के पिता कहे जाते हैं। इन्होंने भारत सरकार से मदद मांगी थी, भारत सरकार अर्थात इंदिरा गांधी से मदद मांगी थी। आयरन लेडी जो हमारी थी, उन्होंने जो है क्या कहते हैं, इनको 1970 तो बांग्लादेश ने जब क्या कहते हैं शेख मुजीबुर रहमान ने बनवाया था, तो बांग्लादेश ने अपने आप को पंथ निरपेक्ष घोषित किया था। वहां पर भी बनते थे हिंदू, और भी और कम, खाली हिंदू से सेंस मत लगाओ, क्रिश्चियन भी हैं, सिख भी हैं, कई धर्म है, बौद्ध है, तो वहां पर बनते थे, सब लोगों को बराबर अधिकार मिलते थे, वोटिंग राइट मिलता था, सब कुछ मिलता था। ये याद रखो, अगर कोई देश किसी भी धर्म को लेकर चलेगा, तो सिर्फ उस धर्म की ही सुनी जाएगी, दूसरे धर्म की नहीं सुनी जाएगी। जैसे उदाहरण के तौर पर अगर इस्लामिक गणराज्य है, तो फिर इस्लाम वालों को ही सब कुछ दिया जाएगा जो धर्म को मानते हैं। तो अब वहां रहने वाले लोगों के पास दो ही ऑप्शन है, या तो धर्म परिवर्तन कर लो या विरोध कर लो। विरोध कर नहीं पाओगे क्योंकि संख्या में कम हो, और धर्म परिवर्तन करते हैं तो आपका अस्तित्व मिट जाएगा। तो दोनों बातें थी। इसीलिए जब वहां पर, क्योंकि तीनों देश इस्लामिक है, और इस्लामिक होने की वजह से वहां पर जब उत्पीड़न हुआ, जिसका नाम दिया गया धार्मिक उत्पीड़न करके, अब उनके पास कोई ऑप्शन बचा नहीं। अब हिंदू है, इसमें लोग कहते हैं खाली हिंदू आए थे, हिंदू नहीं है इसमें। हिंदू देखो, हिंदू भी, सिख भी, बौद्ध, जैन, पारसी, ईसाई, इतने लोगों के लिए बात की है। मतलब मुस्लिम के अलावा जो अन्य धर्म के लोग जो भारत में आ गए हैं, वो भी एक डेट के बाद, ऐसा नहीं है कि सबको ले लिया है, ठीक, जो भारत में आ गए हैं उन्हें जो है क्या कहते हैं भारत की नागरिकता मिल जाएगी, इस अधिनियम में ऐसी बात लिखी थी। लेकिन लोगों को क्या बताया गया कि भारत से क्या कहते हैं मुसलमानों को या जो इस्लाम को मानते हैं उन्हें निकाल दिया जाएगा, ऐसा नहीं था। तो क्लियर याद रखें, हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई, ये भी डेट दी है, देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट डेट है। कौन सी डेट? 31 दिसंबर 2014 को, या उससे पहले। इसके बाद वालों से कोई मतलब नहीं है, आज की वर्तमान की बात कर रहे हैं, 2014 की बात कर रहे हैं। सरकार ने कहा कि 2014 से पहले जो भारत में आज भी पड़े हुए हैं उन्हें कम से कम नागरिकता तो दें हम।
तो ये थी, और वो नागरिकता के तहत आवेदन करने के पात्र थे। ठीक, ये 11 दिसंबर 2019 को पारित किया गया था, 10 जनवरी 2020 को लागू हुआ। ये याद रखो कि एक अधिनियम पारित होना अलग होता है। मैं आप लोगों को बता दूंगा, शॉर्ट सी वीडियो बता दूंगा जिसमें प्रस्ताव क्या होता है, विधेयक क्या होते हैं, अधिनियम क्या होते हैं, लागू होना क्या होता है, पारित होना क्या होता है। ठीक, लेकिन हम फिर से बात करते हैं सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट 2019 की बात थी कि इसमें सिर्फ होता है 31 दिसंबर 2014 से पहले या उस डेट को आया हुआ कोई भी जिनमें हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी, ईसाई, मुस्लिम नहीं है, अगर भारत में आए हैं उनको नागरिकता दी जाए, ये इस अमेंडमेंट में लिखा हुआ था। ठीक है, तो आज हमने जो टॉपिक पढ़ाया थी वो भारत की नागरिकता, और मुझे लगता है कि मैंने अच्छे से आप लोगों को समझाने की कोशिश की, और मुझे लगता है कि अच्छे से आपके लोगों की समझ में आई होगी। अगर आई है तो लोगों तक जरूर पहुंचाए और इसको हमें आगे बढ़ने का मौका दें, जिससे आपको बहुत नई नई जानकारी मिल सके। ठीक है, धन्यवाद।